हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक इज मॉडल। हियर द डेफिनेशन इज those helping verbs which do not change according to the number and person in subject of a sentence are called modal। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर या पर्सन के चेंज होने पर अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है तो उसे हम मॉडल कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि आई कैन सिंग। यहाँ एक सेंटेंस है आई कैन सिंग, यहाँ सब्जेक्ट है आई और हेल्पिंग वर्ब है कैन। नीचे एक सेंटेंस है दे कैन सिंग, यहाँ सब्जेक्ट है दे और हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सेम है, लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। यहाँ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और यहाँ दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। यानी कि सब्जेक्ट में चेंजेस होने के बावजूद भी यहाँ क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इस कैन को और इस कैन को क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। यानी कि मॉडल वो है जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन में चेंज होने पर चेंज नहीं हो तो उसे हम मॉडल कहेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल कहेंगे। एक पॉइंट है इसमें कि ऑलवेज V1 इज यूज आफ्टर मॉडल। हमेशा हम मॉडल के बाद V1 का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कैन के बाद सिंग का यूज किए हैं, इस कैन के बाद भी सिंग का यूज किए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिंग है वो क्या है, V1 है। ये सिंग जो है वो V1 है। तो ये पॉइंट है कि हमेशा मॉडल के बाद V1 का ही प्रयोग होता है। There are 13 models. They are can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to, used to, need, dare। ये 13 मॉडल्स है। अब हम देखेंगे कि ये 13 मॉडल्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। हर मॉडल्स का अपना अपना एक अर्थ है और हम किस अर्थ में किस तरह से यूज़ करते हैं ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले कैन, मॉडल कैन का यूज़ करके हम देखेंगे कि इसमें कैन को हम यूज़ कैसे करते हैं, किस क्रम में करते हैं। कैन का यूज़ प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रेजेंट में अगर किसी काम को करने का एबिलिटी है तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सेकेंड वर्ड है मॉडल कुड, जो कि पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ही कुड वॉक फास्ट, यानी कि वह तेज चल सकता था। यानी कि चलने का जो एबिलिटी है वो बीते समय में यानी कि पास्ट में वो एबिलिटी था। अभी वो नहीं है लेकिन वो बीते समय में था। तो जब बीते समय की एबिलिटी के बारे में बताना हो तो हम मॉडल कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुड हो गया। उसके बाद एक और मॉडल है मे, MAY मे, जिसको हम दो क्रम में यूज़ करते हैं। अभी हम परमिशन ग्रांट के लिए यूज़ करते हैं या फिर मोर पॉसिबिलिटी के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मे आई गो आउट सर, क्या श्रीमान क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। इसमें परमिशन ग्रांट करने के लिए मॉडल मे का प्रयोग किया गया है। यानी कि जब भी कभी परमिशन के लिए अगर किसी को कहना है, किसी से पूछना है तो हम मे कह सकते हैं, मे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसमें क्या है, ये जो मॉडल मे है ये रिप्रेजेंट करता है मोर पॉसिबिलिटी। बताया जाता है इस सेंटेंस में मे के द्वारा कि बारिश जो है आज होने की ज़्यादा संभावना है, आज रात बारिश हो सकती है, यानी कि आज बारिश होने की संभावना अधिक है। इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट मॉडल है माइट, ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है। इसका मतलब है ये जो माइट वर्ड है ये माइट वर्ड लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। मे और माइट में स्लाइट डिफरेंट है। मे मोर पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है और माइट लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना है।
ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है, यानी कि आने का जो संभावना है वो कम है। अब मॉडल मस्ट का हम यूज करके देखेंगे कि ये जो मॉडल मस्ट है उसका यूज कैसा है। ये जनरली कंपल्शन के रूप में यूज किया जाता है। कंपल्शन यानी अनिवार्यता, यानी कि जिस काम को करना जरूरी है। जैसे यह एग्जाम्पल है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी कि तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करनी चाहिए, यानी कि शिक्षकों का सम्मान करना जरूरी है। तो जिस काम में अनिवार्यता हो, जरूरी हो, कंपल्शन हो, उसके लिए हम मॉडल मस्ट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉडल है शैल, जिसको हम जनरली फ्यूचर टाइम इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई शैल गो टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल, तो आने वाले कल में मैं कल जाऊंगा, यानी कि आने वाले कल में जाने का काम होगा। तो इस वर्ड, ये जो वर्ड है जाने का काम, ये कब होगा, ये फ्यूचर इंडिकेट कौन कर रहा है, शैल। शैल वर्ड जो कि एक मॉडल है वो बता रहा है कि ये आने कल जाने का काम होगा। उसके बाद वर्ड है विल। विल जो है वो भी फ्यूचर इंडिकेट के लिए होता है। दोनों ही वर्ड शैल और विल फ्यूचर इंडिकेट के लिए ही होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा अंतर है। पहले हम विल को समझ लेंगे, उसके बाद अंतर जानेंगे। विल का एग्जाम्पल है, ही विल वेट हियर, वह यहाँ इंतजार करेगा, यानी कि आने वाले समय में इस जगह पर वो इंतजार करेगा। इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही वर्ड जो है मॉडल शैल और विल, ये फ्यूचर टाइम इंडिकेट करते हैं। यहाँ फ्यूचर टाइम इंडिकेट किया जाता है ये दोनों ही वर्ड से, लेकिन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि शैल का यूज आई और बी के साथ होता है और विल का यूज बाकी जितने भी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है उसके साथ होता है। बस यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट मॉडल है वुड, जिसका यूज हम करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में करते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में वुड का यूज किया जाता है। इसका यूज हम कब करेंगे, he said that he would do the work। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने कहा कि वह काम को करता, यानी कि वो आने वाले जो समय बीत गया है उस काम में वो काम को करने वाला था, लेकिन अब इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो उस काम को करता लेकिन वो कर नहीं पाया। अब नेक्स्ट मॉडल है शुड। शुड जनरली हम लोग एडवाइस के रूप में यूज करते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देना रहता है तब हम शुड का यूज करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यानी कि ये जो शुड वर्ड है इसे क्या बता रहा है कि दवाई लेने का जो काम है वो तुम्हें करना चाहिए, जरूरी है, यानी कि एक सलाह के रूप में यहाँ पे किसी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट मॉडल इज आउट टू। इस मॉडल का प्रयोग हम मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। जैसे यह एग्जाम्पल है, वी आउट टू हेल्प द पुअर्स, दैट मीन्स कि गरीबों की मदद हमें करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी कि कोई गरीब है उसकी मदद करनी चाहिए। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में यहाँ पे बात कहा जा रहा है, जिसमें हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट मॉडल है वो है यूज्ड टू। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। और ये जो मॉडल यूज्ड टू है, जिसको हम किसके रूप में यूज करते हैं, पास्ट हैबिट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि बीते समय में अगर किसी काम को करने का हैबिट था तो उस बात को शो करने के लिए हम मॉडल यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी इस सेंटेंस में ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह टहलने का काम पहले यानी बीते समय में किया जाता था। वह सुबह टहलने जाया करता था, यानी टहलने का काम वो पहले एक रूटीन या फिर जो भी कहिए कि एक हैबिट के रूप में किया करता था। नेक्स्ट मॉडल इज नीड। ही नीडेंट वर्क हार्ड। इसमें क्या है कि नीड और डेयर ये दो मॉडल ऐसे हैं जो हमेशा नॉट के साथ ही यूज किया जाता है मॉडल के रूप में।
वो अगर हम इन्हें अकेले बिना नॉट का यूज़ करते हैं तो ये फिर मेन वर्ब हो जाता है। और जब भी, क्योंकि ये जो दो मॉडल है, ये दोनों मॉडल हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं और तभी ये मॉडल कहलाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही नीडेंट वर्क हार्ड, यानी कि उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यानी उसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के रूप में नीडेंट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये जो नीडेंट है ये एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता का अभाव, कोई बाध्य नहीं है कि उसे मेहनत करना ही है। यहाँ पे कहा गया है कि उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक नेगेटिव वर्ड नॉट का भी यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है वर्ड एंड द लास्ट वन इज डेयर। शी डेयरेंट गो आउट, यानी कि ये ऐसे डेयर का वर्ड, डेयर मीनिंग जो है वर्ड, इस डेयर वर्ड का मीनिंग होता है करेज, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन दोनों वर्ड के साथ नॉट का यूज किया जाता है एज ए मॉडल, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसे बाहर जाने का साहस नहीं है। दैट मीन्स कि उसका करेज जो है वो लैक ऑफ करेज शो कर रहा है। डेयरेंट जो वर्ड जो है ये लैक ऑफ करेज शो कर रहा है, जिसका अर्थ है उसे बाहर जाने की साहस नहीं है। यहाँ ये जो दो मॉडल है नीड एंड डेयर, ये मार्जिनल वर्ड के मार्जिनल मॉडल्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि इसको मॉडल्स में भी हम लोग बात करते हैं, इसको मॉडल्स में भी काउंट करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का 13 मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बच्चों, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम सब समझे होगे और इसे ध्यानपूर्वक देखो और बात को समझो, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। थैंक यू।